सभी को नमस्कार। मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई किस तरह की चल रही है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज हम NCERT की क्लास 9th की सोशल साइंस की ज्योग्राफी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत। इसके अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का यह तीसरा वीडियो है। इस अध्याय के पहले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, हिमालय पर्वत की कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, जिनमें महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, तीसरी श्रेणी थी जो बाहरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, इनका अध्ययन किया था। और इनके साथ ही हमने हिमालय पर्वत के जो शिखर हैं इनको जानने का प्रयास किया था। इस अध्याय के दूसरे वीडियो में हम हिमालय पर्वत से थोड़ा सा नीचे की ओर उतरे थे, अर्थात दक्षिण की ओर। यहाँ पर तो हमने इस मैदान का अध्ययन किया था। यह भारत का उत्तरी मैदान है और ये जाना था कि यहाँ पर किस प्रकार की भूमि है, कौन कौन से प्रदेश हैं। यहाँ पर भांगर प्रदेश की बात हमने की थी, तराई वाले इलाकों की बात की थी, भांगर भूमि और खादर भूमि की बात की थी। अब हम आज के वीडियो में थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे, अर्थात दक्षिण की ओर आएंगे। और यहाँ पर जो आप उठा हुआ पठार देख रहे हैं, इस पूरे पठार का अध्ययन करने वाले हैं। और यह पठार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक गया है, इस पूरे पठार का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पठार को कहते क्या हैं। इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसका नाम पठार है। पठार मतलब जो आप देख रहे हैं इस तरह से उठा हुआ होता है, ये पठार कहलाता है। और पर्वत कैसे होते हैं, पर्वत की श्रृंखलाएं इस तरह की होती हैं। पर्वत और पठारों में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। पठार थोड़े से कम ऊंचे होते हैं, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर हिमालय पर्वत का अध्ययन किया था और ये देखा था कि हिमालय की जो शिखर हैं इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। लेकिन यहाँ पर आपको जो पठार है इसके जो शिखर देखने को मिलेंगे वो मात्र 600 मीटर के ही ऊंचे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यह जो पूरा क्षेत्र है ये पठार है। इसकी आकृति किस तरह की है, ये इस तरह की कुछ उठी हुई आकृति है इसकी। तो आपको लगेगा यह एक मेज है, इसकी आकृति मेज की तरह बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा भारत का टुकड़ा अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ था तो वह इतना ही टुकड़ा था जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा ये यहाँ फैला था, बीच में गायब हो गया है। और ये इतना पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूमि का टुकड़ा था। धीरे धीरे इसके 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा की ओर चला गया जिसको लौरासिया या अंगारालैंड कहा जाता है, और एक टुकड़ा दक्षिण की ओर चला गया। आपको मालूम है ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। भूमि का जो टुकड़ा दक्षिण की ओर आ गया उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। धीरे धीरे गोंडवाना लैंड के भी कई टुकड़े हो गए और उत्तर की ओर जो भूमि का टुकड़ा था वह भी कुछ हिस्सों में बट गया, उसके भी कुछ टुकड़े हो गए। जो गोंडवाना लैंड था इसका एक टुकड़ा अफ्रीकन प्लेट बन गई और इसी अफ्रीकन प्लेट से एक टुकड़ा इस तरह का निकल कर अलग हो गया और इस ओर आ गया। और धीरे धीरे भूमि का यह टुकड़ा इस तरफ को आता गया और यहाँ पर आकर यह यूरेशियन प्लेट के नज़दीक आ गया। और धीरे धीरे उसने यहाँ पर जो पहले से तैथिस सागर था इसको समाप्त कर दिया। यहाँ पर जो नदियों द्वारा निक्षेप लाया जाता है उससे तैथिस सागर भर गया और यूरेशियन प्लेट से जो नदियाँ आ रही थी उन्होंने भी इस तैथिस सागर को भरने का काम किया है। तो हमने क्या देखा कि गोंडवाना लैंड से जो अफ्रीका की प्लेट अलग हुई वह गोंडवाना का हिस्सा थी, और अफ्रीका से जो इंडियन प्लेट अलग हुई यह भी मूल रूप से गोंडवाना का ही एक भाग है। तो इतना जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अर्थात यही प्राचीन भूमि है जो गोंडवाना लैंड की है और जो गोंडवाना लैंड से अलग होकर इस ओर आई है। जो शेष जगह आप देख रहे हैं यह तैथिस सागर में
बना हुआ हिमालय है और यह तैतीस सागर में बना हुआ उत्तर का मैदान है। इस प्रायद्वीपीय पठार का कुछ क्षेत्र पूर्व की ओर निकला हुआ है, लेकिन बीच में से आप देख रहे हैं यहाँ से यह नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका अवसाद हो गया है, यह नीचे धंस गया है। ठीक इसी प्रकार से इस प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा गुजरात में भी पाया जाता है, जो कि गिर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भी इसी पहाड़ी का हिस्सा है, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। अब आप इतना समझ गए होंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह कैसा है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। यही मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पठार किसे कहते हैं। भूमि का वह हिस्सा जो ऊंचा उठा होता है पठार कहलाता है। अब हम जानते हैं प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। किसी भी महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। ध्यान से सुनिए आप लोग, किसी भी महाद्वीप का वह हिस्सा, वह भूमि, वह क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपीय कहलाता है। आपको मालूम है कि हमारे देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस तरह से हमारे देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी का जल है, पश्चिम में अरब सागर का जल है और दक्षिण में हिंद महासागर का जल है। तो इस प्रकार से तीन ओर से हमारे भारत का जो हिस्सा पानी में घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। और पठार क्यों है वो भी हमने आपको बता दिया। तो यह हिस्सा पूरा जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं यह प्रायद्वीपीय पठार है। अब आपको ये और बता दें कि ये पठार का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है पश्चिम, ये है उत्तर। उत्तर पश्चिम में जो अरावली पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, यहाँ से लेकर इसका विस्तार आप देखें पूर्व में जो छोटा नागपुर का पठार दिख रहा है और यहाँ से लेकर के जो मेघालय का गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं यहाँ भी इसका विस्तार है। और यहाँ से लेकर के जो आप पूरा देखेंगे ये पहाड़ी दिख रही है, ये पूर्वी घाट पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से लेकर के इसका विस्तार यहाँ तक है। और जो पहाड़ी आप यहाँ से देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से लेकर के इसका विस्तार पूरा इस तरह से फैला हुआ है, जो कि एक त्रिभुज की आकृति बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पठार है वह सिर्फ यहाँ तक है और यही भूमि का हिस्सा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कुछ मैदान हैं, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। पश्चिम में भी कुछ मैदान दिख रहे हैं आप। यहाँ पर समुद्र किनारे मुंबई जैसे नगर बसे हुए हैं। क्योंकि हमने यह तो जान लिया कि हिमालय पर्वत का निर्माण तैतीस सागर में हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान भी तैतीस सागर में बना है। लेकिन जो यहाँ पर मैदान आप देख रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है जानना चाहते हैं आप, तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है अरावली की श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, जो इस तरह की लाइनें जहाँ जहाँ पर दिख रही हैं ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। जिस प्रकार से हमने हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं को देखा था, ऊपर आप देख रहे होंगे 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय पर्वत पर हमने देखी थी। पहली महान हिमालय, दूसरी निम्न हिमालय और तीसरी शिवालिक श्रेणी। ठीक इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। इन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अरावली की श्रेणियाँ हो गई, इसके बाद है विंध्य श्रेणी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद है सतपुड़ा श्रेणियाँ और इसके बाद जो यहाँ से लेकर पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण तक देख रहे हैं आप, ये पूरा है पश्चिमी घाट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है पूर्वी घाट, ये भी पूर्वी घाट पहाड़ियाँ हैं और ये भी पूर्वी घाट पहाड़ियाँ हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पठार हैं जैसे कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, जो कि एक त्रिभुजाकार की आकृति बनाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। आपको हमने बता दिया है कि यही वह भूमि है जो कि गोंडवाना लैंड से
अलग हुई थी। शेष जो भूमि है वह बाद में निर्मित हुई है। तो इस तरह से यह प्राचीन भूमि है और इसका निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। चूँकि हमने आपको बता ही दिया है कि पहाड़ और पठारी में क्या अंतर होता है। यह पठार है तो पठार किस तरह का होगा, ये इस तरह का होता है, उठा हुआ होता है और चौड़ा भी होता है। कहीं कहीं पर गोलाकार का होता है, कहीं कहीं पर छिछली घाटियाँ होती हैं। तो ये पूरा पठार का हिस्सा है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पूरी भूमि आपको यहाँ से देखने को मिलेगी ये मध्य उच्च भूमि है और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा दक्कन का पठार। अब इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। इसकी विशेषता अलग है कुछ, उस पर हम बात करेंगे। जो यहाँ से लेकर के कौन सा हिस्सा है, ये उच्च भूमि है। इसका ढाल कहाँ को है। हमने हिमालय पर्वत के अध्ययन के समय यह जाना था कि हिमालय पर्वत का ढलान किस ओर है। सबसे ऊपर महान हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय और उसके बाद शिवालिक श्रेणी और उसके बाद उत्तर का मैदान। यह कुछ इस तरह की आकृति थी। तो इस तरह से हिमालय और उत्तर मैदान का जो बहाव है वह इस ओर है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से यहाँ की ओर। तो यह पूरा बहाव नीचे की ओर है और यही कारण है कि जो नदियाँ यहाँ से बहकर आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, यहाँ से बहकर आती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो भूमि का ढलान है वह इस ओर है। ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर, ये पूर्व और ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो भूमि के इस हिस्से का ढलान किस ओर है, इस ओर है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हमने इस मैप को थोड़ा सा जूम कर लिया है और यहाँ पर जो बिंद श्रेणी हैं और सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा थोड़ा सा अलग तरह का है। विंध्य पर्वत श्रेणी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में, दक्षिण कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण है, ये है उत्तर। तो यहाँ से विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा कोई एक श्रेणी नहीं है, इसके 3 श्रेणियाँ और हैं। महादेव की श्रेणी, कैमूर का पठार और इसके बाद और आगे को बढ़े हम तो यहाँ पर है मैकल की पहाड़ियाँ। तो जो सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में हैं और विंध्य पर्वत के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मालवा का पठार भी फैला हुआ है। तो हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि इस भूमि का जो ढाल है वह इस ओर है। इतनी भूमि का ढाल कुछ अलग तरह का है, लेकिन इतनी भूमि का ढाल कुछ अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसको हम यहाँ पर समझाएंगे आपके लिए। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है। आपको मालूम है कि सतपुड़ा की मैकल की पहाड़ी के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यहाँ से बहते हुए यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में, जो कि अरब सागर में है, यहाँ पर समुद्र में मिलती है। दूसरी नदी जो आप देख रहे हैं उसी के नीचे की ओर है, ये ताप्ती नदी है या तापी नदी है। यह भी खंबात की खाड़ी में जाती है और यहाँ पर भी अरब सागर में गिरती है। 2 नदियाँ ऐसी हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियाँ आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बहती देखने को मिलेंगी। तो इसके पीछे क्या कारण है वह हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर जो भूमि है वह नीचे की ओर धसी हुई है, इसलिए इसको नर्मदा घाटी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। भूमि का यह हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसका बहाव किस ओर है, इस ओर है, मतलब उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन
भूमि का यह हिस्सा नीचे धंस गया है और इस कारण से नर्मदा नदी जो है वह यहाँ से पश्चिम की ओर बहती है। वैसे देखा जाए तो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ कोई पर्वत श्रेणियाँ नहीं है, बल्कि यह नर्मदा नदी की घाटी और ताप्ती नदी की घाटी के बीच में स्थित होने के कारण पहाड़ी कहलाती है या पर्वत श्रृंखला कहलाती है। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले ये नर्मदा की घाटी, उसके बाद बीच का स्थान हो गया और फिर ये हो गई ताप्ती नदी की घाटी। ताप्ती नदी की घाटी के बाद इस तरफ क्या है, दक्कन का पठार है। तो ये यहाँ पर इसके बाद दक्कन का पठार, ताप्ती नदी घाटी, बीच में क्या है, सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी के ऊपर इस तरफ को क्या देखेंगे अपन, मालवा का पठार या अरावली की पर्वत श्रेणी। तो नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी के बीच का जो स्थान है यही सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश का मतलब है भूमि का अवसाद हो गया है, भूमि नीचे की ओर धंस गई है। इस कारण से इतनी भूमि का ढलान, कहाँ से कहाँ तक, इतनी भूमि का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि यहाँ की नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नदियों का बहाव हमेशा भूमि का ढाल बताता है। अब जो विंध्य श्रेणी के उत्तर में अथवा उत्तर पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब नदियाँ कहाँ बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह है। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो यहाँ से ये नदियाँ इस ओर बहती हैं। क्यों बहती हैं, क्योंकि इसका ढाल इस ओर है और इतने हिस्से का ढाल पश्चिम की ओर है और शेष भूमि का ढाल इस ओर है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नर्मदा घाटी और ताप्ती नदी घाटी दोनों का ढाल, यानी कि दो भूमि ऐसी हैं जो नीचे की ओर धंसी हुई हैं, जिनका अवसाद हो गया है। इस कारण से इतने हिस्से का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है और इसके ऊपर की भूमि का ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। विंध्य श्रृंखला पर्वत में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला यहाँ पर है, यह दक्षिण में, दक्षिण किस तरफ है, ये दक्षिण है। तो यहाँ पर यह सतपुड़ा की श्रेणियों से घिरी है और उत्तर पश्चिम की बात करें तो यह अरावली की श्रेणियों से घिरी है। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हैं। गुजरात में एक जगह है पालमपुर और यहाँ से लेकर दिल्ली में मजनू का टीला तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी पर्वत श्रेणी पर राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू और यहीं पर इसकी सर्वोच्च चोटी है और एक तरह से यह पर्यटक स्थल है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। पश्चिम में आपको मालूम है कि रेगिस्तान है और यह प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर जाकर रेगिस्तान में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वह इस ओर बहती हैं। ये दिशा है उत्तर एक पूर्व, तो उत्तर पूर्वी की ओर, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर बहती हैं। कौन कौन सी, बेतवा, केन, सिंध, चंबल आदि। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। यहाँ पर इस भूमि की जो देख रहे हैं चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई कम है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इस भूमि का जो विस्तार है इसको यहाँ पर बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। इसका जो विस्तार है वह यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ तक इसका विस्तार है। आपको हम एक बात फिर से बता देते हैं कि हमारे देश में 3 नदी घाटी हैं। पहली नदी घाटी है नर्मदा नदी घाटी, दूसरी है ताप्ती नदी घाटी और तीसरी है दामोदर नदी घाटी। मतलब ये जो नदियाँ हैं वह धरती के निचले स्तर में बहती हैं, जहाँ पर घाट बन गया है या घाटी बन गई हैं अपनी घाटी में ही बहती हैं। मतलब यह है कि यह भ्रंश घाटियाँ हैं, यहाँ पर जमीन या भूमि का टुकड़ा वह धंसा हुआ है और यह नदियाँ अपने घाटी में ही बहती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और दक्षिण में जाएंगे। अभी हमने यहाँ तक की बात कर ली है इतने एरिया की। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है।
ये जो है आप यहाँ से देखेंगे त्रिभुजाकार की आकृति बनाता है। त्रिभुजाकार कैसे बन गई, यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है नर्मदा नदी की घाटियाँ हैं या सतपुड़ा की घाटियाँ हैं। इस प्रकार से यह त्रिभुजाकार की आकृति बनाता है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका चौड़ा आधार है, ये सतपुड़ा की श्रृंखला है यहाँ पर, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मैकाल की श्रेणियाँ हैं यहाँ तक इसका विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढलान वाला है। किस तरह से इसका ढलान है आप यहाँ पर देखेंगे, एक मेज बनाई हमने, ये मेज के ऊपर की आकृति और इसका ढलान कुछ इस तरह का है। मतलब यहाँ पर जो जगह है यह ऊंची है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पश्चिमी घाट है यह ऊंचा है और पूर्वी घाट में इसका ढलान इस ओर है। तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा उठा हुआ है, पूर्वी की ओर कम ढलान वाला है और यही कारण है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं जैसे कि कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, यह सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इन सभी नदियों का बहाव यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मालवा और उसके आसपास की जो नदियां हैं उनका बहाव दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। मतलब यहाँ से यहाँ को ये नदियां बहती, लेकिन दक्षिण का पठार जो यहाँ का पठार है इसका ढाल इस ओर है और यहाँ की नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। सिर्फ दो नदियां ही हमने आपको बताई थी जिनका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। कौन कौन सी दो नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा। क्यों बहती है इधर को, क्योंकि यहाँ पर भूमि धसी हुई है और यहाँ पर दोनों घाटी बनी हुई हैं। दोनों घाटियों के बीच में सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया था कि जो अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई थी उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की थी। तो ये आकृति आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन छोटा नागपुर के पठार और मेघालय की जो पर्वत श्रृंखला है इसके बीच में एक भ्रंश आ गया, यानी कि यहाँ की जो घाटी है वह दब गई। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। कौन सा हिस्सा, यह हिस्सा एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया। तो यहाँ पर आपको ये पहाड़ी दिखाई नहीं देती है और यहाँ पर क्या हुआ आगे चलकर, जो पूर्व की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और उत्तर की ओर से जो गंगा नदी आती है और इन दोनों नदियों ने यहाँ पर जो अवसाद लाकर जमा कर दिया, इसके कारण से यहाँ पर मैदान बन गया है। यहाँ पर जो बांग्लादेश है यहाँ पर पूरी तरह से मैदान बन जाने के कारण यह भ्रंश दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि यह पहाड़ी अलग है, जबकि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो कि प्राचीन गोंडवानालैंड की भूमि है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। हमने आपको बताया था कि ये जो दक्षिण का पठार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। यह सतत है अर्थात लगातार है और इसको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जो पश्चिमी घाट है यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है और देखा जाए तो यह हमारे देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो हिमालय है, लेकिन हिमालय हमारे देश में पूरा नहीं है। हिमालय का कुछ भाग चीन में है, कुछ भाग नेपाल में है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं जिनको पार करके ही हम यहाँ पर जा सकते हैं।
यहाँ पर जो तटीय मैदान है, यहाँ पर कुछ शहर हैं जैसे कि मुंबई है, गोवा है। यहाँ जाने के लिए हमें इन दर्रों को पार करना होता है। दर्रों के माध्यम से ही हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। हमने आपको बताया था कि यह मेज की आकृति है और यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो यह घाट जो है वह ऊंचा है और यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो यह एक तरह से कगार नुमा है। कगार मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को काट दें तो दो कगार बन जाते हैं। आपको मालूम है कि गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा जो अफ्रीका की प्लेट का हिस्सा था, यह इस तरह से बीच में से कटा है और इसी कारण से यहाँ पर एक कगार बन गया है। ये इधर को खिसक गया है, अफ्रीकन प्लेट पीछे रह गई। यह हिस्सा अफ्रीका की प्लेट से कटा हुआ है तो इस कारण से यह उठा हुआ है और इसका ढलान पूर्व की ओर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपने एक जगह का नाम सुना होगा, गिर। यहाँ पर एशियन शेर पाए जाते हैं और एशियन शेर पूरे एशिया में कहीं पर नहीं पाए जाते, सिर्फ यहीं क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि यह हिस्सा भी कभी ना कभी अफ्रीका का हिस्सा रहा है और अफ्रीका के सवाना के जंगल में ही इस तरह के शेर देखे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिर का क्षेत्र है वह कभी अफ्रीका के जंगलों का हिस्सा था और जब यह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और इंडियन प्लेट अलग आई तो उसके साथ में यह हिस्सा भी आ गया। तो इसी के साथ में कुछ जो गिर के शेर थे उनकी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। हमने आपको बताया था कि जो तटीय मैदान है यहाँ पर कुछ शहर हैं और इन शहर में अगर हमको जाना है तो कैसे जाएंगे? यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इनको पार करने के लिए हमें कुछ दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनके माध्यम से सड़क और रेल लाइन यहाँ पर बिछी हुई है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिले हुए हैं वहाँ पर नीलगिरी पर्वत का निर्माण हुआ है, अर्थात है नीलगिरी पर्वत जो है वह दोनों पर्वतों का जोड़ है, अर्थात ग्रंथि है, गठान है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो तटीय शहर हैं उन तक पहुँचने के लिए हमें दर्रों को पास करना होता है, दर्रों को पार करना होता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक थाल दर्रा है, इसके माध्यम से होकर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक भोर घाट दर्रा है, वह भी महाराष्ट्र में है और इसके साथ ही यहाँ पर नीलगिरी पर्वत के पास भी एक दर्रा है जिसको घाट कहा जाता है। यह 3 दर्रों के द्वारा इस पर्वत श्रृंखला को पार करके तटीय मैदानों में पहुँचा जा सकता है। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। अर्थात जो पश्चिमी घाट है यह 900 से लेकर 1600 मीटर ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर जो महानदी है यहाँ से लेकर के इसका विस्तार यहाँ पर नीलगिरी पर्वत तक देखने को मिलता है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अनेक नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी हैं। ये नदियाँ सब पूर्वी की ओर बहती हैं और इन नदियों ने इसके घाट को काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। यहाँ से जो आर्द्र हवाएं आती हैं और जब पश्चिमी घाट पर टकराती हैं तो इनसे टकराकर यहाँ पर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ये जो है उत्तरी क्षेत्र है और यह है दक्षिण। तो यहाँ से लेकर इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। यहाँ पर आप देखेंगे महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर इसी पहाड़ी पर हैं। प्रायद्वीपी पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय से
और यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जो यहाँ पर नदियाँ हैं ये ज्वार का निर्माण करती हैं। चूँकि ये नदियाँ छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही तेज़ी से बहती हैं, चूँकि यहाँ पर ढलान ज़्यादा है। लेकिन पूर्वी की ओर जो नदियाँ बहती हैं वह यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ढलान कम होने के कारण यह डेल्टा बनाती हैं। और हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि यह जो स्थान है तटीय मैदान, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। नदियों द्वारा जो बालू, मिट्टी आदि बहा कर लाई जाती है उसको समुद्र किनारे जमा किया गया है, और समुद्र के द्वारा भी अपने यहाँ से जो मलबा है उसको बाहर की ओर फेंका गया है। तो इससे इस भूमि का निर्माण हुआ है, तट का निर्माण इस प्रकार हुआ है। पहाड़ों से जो भी मलबा, जो भी बालू, कंकड़, पत्थर नदियों द्वारा बहा कर लाया गया है वो समुद्र किनारे एकत्रित किया गया है। इससे तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। चूँकि प्राचीन भूमि जो कि गोंडवाना लैंड से कटी थी वह सिर्फ इतनी है। जो बाहरी मैदान हैं जिनका निर्माण नदियों द्वारा किया गया है वह बाहर का जो तटीय मैदान है वह इस प्रकार से बना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।